हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बस अब एंड पर पहुंच गया, ख़त्म होने के कगार पर है। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ और गॉस लॉ को कैसे यूज़ किया जाएगा, गॉस लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमने पढ़ी, और गॉस लॉ कहाँ पर किस किस तरह से यूज़ में आएगा, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि गॉस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं। एनसीईआरटी पर बेस्ड जो जेईई में और नीट में एप्लीकेशंस गॉस लॉ की हैं, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, आपको पता ही है। जेईई में और नीट में जनरली इसकी प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। स्फीयर, लीनियर चार्ज और प्लेट चार्ज शीट, इन सब की प्रॉब्लम्स जो आती है उसको हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्फीयर। चार्ज स्फीयर जो है वो हम तीन तरह के लेंगे यहाँ पर। 12th में सिर्फ दो ही तरह के हैं, लेकिन जेईई के लिए और नीट के लिए हम यहाँ पर स्फीयर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हम लेंगे कंडक्टिंग स्फीयर, और एक हम लेंगे यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज, और थर्ड लेंगे हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज। अगर हम 12th की बात करें तो 12th में ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं है। 12th में सिर्फ ये दो पार्ट हैं, लेकिन जेईई में और नीट में नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर यानी नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर भी जनरली आता रहता है। तो इस स्फीयर्स को भी हम यहाँ पर तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कंडक्टिंग स्फीयर में। कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि वो स्फीयर जो कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो, फेरस हो, एल्यूमिनियम हो, इस तरह का मटेरियल होगा कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो, कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है कंडक्टिंग स्फीयर, ये फिर दो टाइप का हो जाएगा, होलो और या फिर सॉलिड। लेकिन इन दोनों में कॉमन एक बात रहेगी यहाँ पर कि कंडक्टिंग स्फीयर चाहे सॉलिड हो या होलो हो, जब भी इसको हम चार्ज देंगे, होल चार्ज रेजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस ओनली। सो रिगार्डिंग conducting sphere, we should remember that whole charge resides on outer surface only। यानी कि इन स्फीयर्स के अंदर यहाँ पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा। जो भी चार्ज हम देंगे वो उसकी आउटर सरफेस पर ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे वो सॉलिड हो या फिर होलो हो, उसका बिहेवियर तो एक जैसा ही हुआ, क्योंकि अगर ये अंदर से होलो होता तो भी चार्ज सरफेस पे ही रहता, और ये सॉलिड है तो भी चार्ज सरफेस पर ही है। तो कंडक्टिंग स्फीयर में होल चार्ज रेजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस ओनली, ये बात हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। कंडक्टिंग स्फीयर और इस कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस r है, और जो चार्ज हमने दिया है इस पर वो q है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अब हम कंडक्टिंग स्फीयर को यहाँ पर अलग अलग स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि वो सॉलिड है या फिर होलो है। चाहे वो सॉलिड हो या फिर होलो हो, बिहेवियर उसका एक जैसा ही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉलिड है या फिर होलो है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो r इज़ द रेडियस and q is the charge।
नाउ वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फीयर एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स बता देता हूँ कि सबसे पहले आप एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, यानी कि इसके अलावा जो स्फीयर हमें दिया है उसके अलावा हमें एक और स्फीयर को एज्यूम करना पड़ेगा एंड दैट स्फीयर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। और उसके बाद में हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आगे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर डिवीज़न पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर ले रहे हैं तो ये E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इस फॉर्मूले को अगर याद करके जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे रिलेटेड विद द कंडक्टिंग स्फीयर, इधर इट्स होलो और सॉलिड। E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ हियर व्हाट इज क्यू इनसाइड? क्यू इनसाइड इज द चार्ज which is present inside the Gaussian surface, यानी ये वो चार्ज है जो Gaussian surface के अंदर होगा। तो हमें सिर्फ इतना से याद रखना है E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको मैं एक बार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगेगा ये मैं आउटसाइड और इनसाइड वाले पॉइंट पे बता देता हूँ यहाँ पर, और फिर यही तरीका बार बार यूज होगा तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि ये स्फीयर है और इस पर Q चार्ज गिवन है, दैट इज द गिवन स्फीयर जो हमें मिला है, एंड R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर। लेट द पॉइंट P इज outside of the sphere at distance r from the center. So outside the sphere। हाँ, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको इस बार थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता देता हूँ। हर बार हम फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में सीखा कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहाँ पर हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए। सो लेट अस एज्यूम अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, दिस इज द गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस आपको हमेशा ही एज्यूम करनी पड़ेगी। स्फीयर के केस में ये स्फेरिकल होगी और लीनियर वायर के केस में सिलेंड्रिकल होगी। सिमेट्रिकल हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी एंड दिस द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन द चार्ज बॉडी, कि वो चार्ज बॉडी स्फीयर है कि लीनियर चार्ज है या फिर वो चार्ज शीट है। तो अलग अलग चार्ज बॉडीज़ के लिए इस गॉसियन सरफेस का शेप अलग अलग हो जाएगा। बस अब इतना करने के बाद में हमें सिर्फ इतना देखना है क्यू इनसाइड, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो आप इसके अंदर देखिए यहाँ पर इनसाइड, और इस इनसाइड का मतलब इस पूरी सरफेस में आप यहाँ से पूरा चेक कर लो कि इसमें कितना चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि इस पूरे रेड वाले पार्ट के अंदर क्यू चार्ज यहाँ पर आ रहा है। बस इतना करने के बाद में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन राइट E इक्वल टू क्यू बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r² और kq बाय r²। नाउ हियर वी कैन सी दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। E r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इतना सिंपल है बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो हार्ड से हार्ड, टफ से टफ न्यूमेरिकल्स हम इसी अप्रोच के साथ चुटकियों में, सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमको इस क्वेश्चंस में नहीं आएगी। बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सरफेस पर और इनसाइड। तो जब आप सरफेस पर आते हैं, ये आपको स्फीयर है गिवन। आप बस ये इतना ही एज्यूम कर सकते हैं कि व्हेन पॉइंट P इज एट सरफेस
जब पॉइंट पी सरफेस पर आएगा, यानी ये पॉइंट पी उठ करके जब यहाँ आ जाएगा तो पॉइंट पी सरफेस के ठीक पास में आएगा, आउटर सरफेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर गॉसियन सरफेस एज्यूम की है फिर, और यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस की रेडियस भी कितनी है यहाँ पर आर। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ/r²। ये सरफेस पर आ गया, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। अब रहता है पॉइंट इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। अभी तक हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जब ये पॉइंट कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आ गया है यहाँ पर, दिस इज द गिवन चार्ज which is at the surface of conducting sphere, r is the radius. Now in this condition point P is inside the sphere. Point P अब इस sphere के कहाँ पर है, अंदर है, inside the sphere। लेकिन अब हमें वापस एक बार फिर गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी, और जब पॉइंट P पर हम गॉसियन सरफेस यहाँ एज्यूम करते हैं, मैंने आपको बताया बस गॉसियन सरफेस एज्यूम कीजिए और देखिए कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आता है। तो अब हम यहाँ पे देखें पॉइंट P पर जब हमने यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, तो ये रेड वाला जो पार्ट है गॉसियन सरफेस दिखा रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई चार्ज दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब अब हम लिखें तो E.dA इक्वल टू Q/ε0 इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम 0। अब गॉसियन सरफेस का एरिया तो हमने यहाँ पर ले ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरिया तो 4πr² आप लोगी, लेकिन ये 0 आ रहा है बिकॉज Q इनसाइड इज 0, अंदर कोई चार्ज नहीं है। देयरफॉर वी कैन राइट, यहाँ पर अब हम लिख पाते हैं E इनसाइड विल बी 0, हैंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड is present inside the conducting sphere। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा। क्या ये हमेशा है, हमेशा होगा या नहीं? तो ये स्टेटमेंट ऐसा कोई यूनिवर्सल नहीं है, बट फॉर एनी चार्ज्ड स्फीयर which is conducting in nature, electric field inside it is always 0 when there is no charge present inside the sphere। जब उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ऐसे कई केसेस होंगे। तो अब हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखें कि वेरिएशन कैसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तीनों पॉइंट्स पर हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा लिया है। ये सेंटर है और यहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं। तो आपने देखा अंदर वाले हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, और फिर सरफेस पर मैक्सिमम रहेगा, और फिर आगे जाकर के डिक्रीज होता जाएगा। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कहां पर आएगा, सरफेस पर। अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन जो आपको दिख रहा है, अंदर के हर पॉइंट पर 0 है, सरफेस पर मैक्सिमम है, और आउटसाइड जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ डिक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स द कर्व बिटवीन E एंड R विल बी हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पर, राइट। और अब आप मेरे साथ में इन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस को कॉपी पेन में साथ साथ क्वेश्चंस करते जाएंगे और देखेंगे कितना जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम, जो सारे के सारे कंडक्टिंग स्फीयर्स पर बेस्ड हैं।
मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि Q1 चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग होलो स्फीयर. दिस इज द कंडक्टिंग होलो स्फीयर. Q1 चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर. तो अब यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को. अभी जैसा कि आपने इससे पहले वाले आर्टिकल में देखा, तो बच्चे बोलते हैं सर आपने कहा था कि जो भी चार्ज देंगे हम वो सरफेस पे चला जाएगा. वेन एवर चार्ज इज गिवन टू द स्फीयर, वेन एवर चार्ज इज गिवन टू कंडक्टिंग स्फीयर, होल चार्ज रेजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस. उसके अंदर वाले पार्ट में जो खाली है, यहाँ पर खोखला है जिसमें अभी केवल एयर है, उस एयर में हमने बीच में किसी भी टेक्निक से कोई चार्ज रख दिया है. ये चार्ज हमने स्फीयर को नहीं दिया है. अगर हम ये Q1 चार्ज इस स्फीयर को दे देते तो नो डाउट ये सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे ही आता. बट यहाँ पे ये नहीं लिखा कि चार्ज Q गिवन टू द स्फीयर. यहाँ पे क्या लिखा है, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर. इसका मतलब हमने किसी भी तरह से, चाहे आपने स्ट्रिंग से लटका दिया हो या फिर आपने किसी इंसुलेटेड टेबल के ऊपर रख दिया हो, आपने किसी भी तरीके से उस Q1 चार्ज को इस कंडक्टिंग होलो स्फीयर के अंदर सेंटर पर रख दिया है. अब जब तक ये इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, इस स्फीयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, अगर मान लीजिए आपने चार्ज यहाँ रखा होता, यहाँ रख दिया होता और अब आप इसको कांटेक्ट में ले आते, तब ये सारा का सारा चार्ज इसके कहाँ पर आ जाएगा, आउटर सरफेस पर. जब तक ये कांटेक्ट नहीं रहेगा तो ये वाला चार्ज जो सेंटर पे है वो सेंटर पे रहेगा और जो आपने दिया है वो इसकी आउटर सरफेस पर आएगा. चलिए, और इस क्वेश्चन में ये कहा गया Q2 चार्ज भी हमने इसको दे रखा है. दिस चार्ज इज गिवन टू द स्फीयर. अब यहाँ पे जो वर्ड आया है वो गिवन है, तो क्वेश्चन को पढ़ने में आप ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. यहाँ पर लिखा है प्लेस्ड और यहाँ है गिवन. जो चार्ज इसको गिवन होगा यानी दिया जाएगा वो तो इसकी आउटर सरफेस पर ही आएगा. और अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का शॉर्ट ट्रिक, बस आपको करना क्या है, आप लें E इक्वल टू के Q इनसाइड बाय 4 पाई R स्क्वायर. एंड व्हाट इज Q इनसाइड? Q इनसाइड इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. अगर मैं इसको सरल लैंग्वेज में बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बस आप उस पॉइंट पर अपना पेन रख करके घुमा दो और पेन रख के जब आप घुमाओगे तो आपको एक स्फीयर मिल जाएगा. बस जो पेन आपने घुमाया है उसके अंदर देखो कितना चार्ज आ रहा है और KQ/R स्क्वायर आप फॉर्मूला लगा दो. ठीक है ना. तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या वैल्यूज आती हैं और आप भी कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ. तो यहाँ पर हम 3 अलग अलग पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट A, B एंड C, और इन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C. आप पॉइंट A को देखें और अब आपको पता है कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. आपने पॉइंट A पर पेन रखा और पेन रख करके एक स्फीयर बना दिया. आप चाहें तो इसको लाइंस बन देख लें और देखिए इस स्फीयर में जो आपने बनाया है अंदर कौन है, तो आप बोलोगे सर अंदर Q1 है, तो इसका मतलब A पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ1/R स्क्वायर. KQ1/R स्क्वायर, राइट. और R क्या है? R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम सेंटर. इसी तरह से आपको पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप अपना पेन पॉइंट C पर रखें. पॉइंट C पर आपने अपना पेन रख करके घुमा दिया है और पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कि पॉइंट C पर जो आपने ब्लू कलर का स्फीयर बनाया है
और जब आप इसको लाइन से बनाते हो तो इसके अंदर आपको Q1 भी दिखेगा और Q2 भी दिखेगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K Q1 प्लस Q2 बाय आर स्क्वायर। ये K की जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और पॉइंट बी पर आप देख रहे हो, पॉइंट बी इसकी जस्ट आउटर सरफेस पर है, तो हम ये मान सकते हैं कि सी पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया है पॉइंट बी पर। तो जब ये सी पॉइंट बी पर आएगा तो डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ जाएगी, तब ये हो जाएगा K Q1 प्लस Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आपने फिर एक बार Q चार्ज रखा है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसके अंदर आपने Q चार्ज रख दिया है, Q प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर एंड -2Q इज गिवन टू द स्फीयर। तो मेरे ख्याल से तो अब आप तुरंत ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पॉइंट ए ले रहा हूँ मैं यहाँ पर और पॉइंट बी ले रहा हूँ। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो आपने ए पर स्फीयर बनाया, आपको सिर्फ Q चार्ज दिखाई दिया, तो आपने बोल दिया KQ बाय आर ए स्क्वायर। आपको बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये आपको दिखाई देगा K चार्ज आपको दिखेगा Q और -2Q, Q -2Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा आप जानते ही हो पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर कितनी आएगी, KQ बाय आर बी स्क्वायर। -2Q और Q क्या हो जाएगा, इसका मतलब अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर Q चार्ज डोमिनेटिंग है और यहाँ पर पॉइंट बी पर जब आप स्फीयर बनाओगे तो -2Q चार्ज डोमिनेटिंग है। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू नेट चार्ज -Q आएगा, क्योंकि जब आप पॉइंट बी पर चार्ज कंसिडर करोगे तो -2Q प्लस Q कितना आएगा, -Q, यानी बी और इसके आगे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन पर -Q नेट चार्ज डोमिनेट करेगा। अंदर वाले पॉइंट पर कितना चार्ज डोमिनेट करेगा, +Q। तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहते हैं डिस्टेंस के साथ में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है और हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अंदर वाले पॉइंट्स के लिए E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ए स्क्वायर, और ये आपको अंदर यानी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। लेकिन जब आप आउटसाइड जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका होगा, क्योंकि अब -Q डोमिनेट कर रहा है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये -Q डोमिनेट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे तो ये -KQ बाय आर स्क्वायर आ रहा था। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का आ रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो यानी अंदर वाले इस पार्ट के लिए पॉजिटिव और बाहर वाले के लिए नेगेटिव। दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस इन दिस केस, राइट। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चार्ज चाहे अंदर हो, चार्ज चाहे बाहर हो, लेकिन जो चार्ज स्फीयर को दिया जाएगा वो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पर ही रेजाइड करेगा। ओके, तो इसी तरह के स्फीयर्स की प्रॉब्लम को हम और भी डिस्कस करेंगे।